जी क्लास 1 मिनट 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं सो दैट रिमेनिंग पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी सो प्रोसेस को ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, हाउ डिफरेंट प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, सो अगर हम बैच सिस्टम्स की बात करें तो वहां पे हम प्रोसेसेस को जॉब्स यूजली नेम्स यूज होता था, और अगर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम इसको यूजर प्रोग्राम और टास्क कह रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रोसेसेस भी कह रहे हैं। टेक्स्ट बुक यूजेस द टर्म जॉब एंड प्रोसेस ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली। ठीक है, हम जॉब की बात करें, हम टास्क की बात करें, हम यूजर प्रोग्राम्स की बात करें, हम प्रोसेसेस की बात करें, सब जो है वो प्रोसेस से ही रिलेटेड है। सो अ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन, मतलब जो सीक्वेंशियल ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में गिवन है, अ प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उस प्रोग्राम को कह रहे हैं कि वो एक प्रोसेस है। अब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, मैंने फैक्टोरियल जनरेट करना है, मैंने वर्ड की कोई फाइल ओपन करनी है, मैंने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। कोई भी चीज जिसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन हो रही है तो दैट इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है और प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम इटसेल्फ आपकी हार्ड ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा, और जब वो लोड होगा आपकी मेन मेमोरी में तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेस, जो कि एक एक्टिव एंटिटी है। मल्टीपल पार्ट, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं तो जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होते हैं उसमें हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन, जो प्रोग्राम का कोड होता है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन। प्रोग्राम काउंटर क्या होगा? हर प्रोसेस का अपना प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि प्रोसेसर रजिस्टर्स की तरह काम कर रहा होता है, जिसको आपका प्रोसेसर यूटिलाइज कर रहा होता है कि अब उस प्रोग्राम की नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो प्रोग्राम counter will hold the address of next instruction to be executed, as we have discussed it earlier. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक। स्टैक जो है हमारे पास मेमोरी का एरिया है। मेमोरी को हम बेसिकली दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास हीप एरिया होता है और एक हमारे पास स्टैक एरिया होता है। जितनी भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस होती हैं वो सब हीप में होती हैं। डायनेमिक मीन जो रन टाइम पे होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया हमारे पास, एरे की एलोकेशन हो गई, तो ये रन टाइम पे उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। मीन जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, रनिंग मोड पे ही एलोकेशन डायनेमिकली हो रही होगी। स्टैक एरिया क्या है? हमारे पास कंपाइल टाइम है। जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं जिन पे हम स्टोरिंग करते हैं, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, तो जब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो कंपाइल होते वक्त ही a को एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी जिसमें वो उसकी वैल्यू 10 स्टोर कर देगा। सो दैट इज जो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। तो स्टैक जो है वो हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो हम फंक्शंस में या अपने मेथड्स में एज अ वेरिएबल पास कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक मेथड बनाया void print me, उसके आगे ब्रैकेट में दो ब्रैकेट दे दिए स्ट्रिंग a स्ट्रिंग b। सो जो स्ट्रिंग a स्ट्रिंग b जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ये कंपाइल टाइम जब असाइन होगा लोकली, ये तभी उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगी। डेटा सेक्शन कंटेनिंग द ग्लोबल वेरिएबल, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स, या अगर हम सी शार्प में बात करें तो जो हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, स्टैटिक जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो, तो वो हमारे पास वो डेटा सेक्शन होगा जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। ये जब हमने लास्ट क्लास में मैंने पीसीबी पढ़ाया था तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने तब भी देखे थे। सो प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क एग्जीक्यूटेबल फाइल। प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। जब हमारे पास डिस्क पे कोई प्रोग्राम लोड होता है, जैसे कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम मैंने लेट्स सपोज फैक्टोरियल का प्रोग्राम सी शार्प पे लिखा, और जब मैं उसको कंपाइल करती हूँ तो वो उसकी .css फाइल बनाता है। So that CSS file is executable file. That CSS file is called
पैसिव एंटिटी और उसको हम कह रहे हैं कि वो एक प्रोग्राम है। जैसे ही मैं उसको रन करूंगी तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट होगी, डिकोड होगी, वो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल वाला प्रोसेस है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो वही प्रोग्राम जो एग्जीक फाइल बनी है उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले फेच करेगा, मैम आपके जो है वो हार्ड डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में लोड करेगा, उसको डिकोड करेगा, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो दैट प्रोग्राम वुड बिकम अ प्रोसेस and it would be an active entity. Program becomes process when executable files loaded into memory. Execution of program started via GUI mouse clicks, command line entry of its name और etc etc. किसी भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हम ग्राफिकल इंटरफेस से कर सकते हैं। जैसे हम विजुअल स्टूडियो में जाके रन की कमांड यूज करते थे, रन का आइकन पे क्लिक करते थे तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती थी, या हम कोई कमांड लाइन पे भी जाके भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैन कॉज बाय अ GUI इवेंट और थ्रू command line instructions as well. One program can be several processes. Consider multiple users executing the same program. अगर मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे एक सेम प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। लेट्स सपोज कीट एलएमएस की मैं एग्जांपल देती हूँ। कीट एलएमएस एक प्रोसेस है जो रन हो रहा है, उसको मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर रहे हो सकता है एक स्टूडेंट जो है वो कोर्स फाइल व्यू कर रहा हो, सेम टाइम पे उसको टीचर कोई फाइल अपलोड कर रहा हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वाले देख रहे होंगे क्लास किस टाइम पे हुई है, स्टूडेंट की अटेंडेंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो एक प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसेस इन इट, तो जिसको हम कह रहे हैं मल्टी प्रोसेस कॉन्सेप्ट। एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेस। और एक प्रोग्राम के अंदर जो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो फिनोमेना हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग वाला फिनोमेना है। कंसीडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। ठीक है, मेमोरी में हमारे पास कोई भी प्रोसेस होता है किस तरीके से स्टोर होता है, ये स्टैक एरिया है, ये हीप एरिया है, डाटा एंड उसका जितने भी टेक्स्ट जो एक्चुअल कोड है प्रोग्राम का, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ होंगी, डाटा सारा यहाँ होगा हमारा जितना भी ग्लोबल वेरिएबल है। और फिर हमने कुछ एरिया मेमोरी का हीप और स्टैक बना दिया, जो कि जिसको हम कह रहे हैं कि जो कंपाइल टाइम पे जो एलोकेशन होगी वो स्टैक वाले एरिया पे होगी और जो रन टाइम पे होगी वो हीप एरिया में होगी। और इसको हम एक्स्ट्रा रोम भी दे रहे होते हैं कि व्हेन एवर वी वांट टू इंक्रीज द size of stack or heap, it can be increased. ठीक है, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स हमने देखे हैं, ये 5 स्टेट मॉडल है। हमने इसके अलावा 2 और फर्दर स्टेट्स भी ऐड करके देख लिए कि हम इस स्टेट को में जो फ्लॉज हैं उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन क्रिएट सम 2 मोर स्टेट्स एज वेल। ठीक है, पीसीबी का काम हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है जिसको मेमोरी में ही स्टोर करता है, सो दैट वो प्रोसेस जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, जब एक प्रोसेस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर से हटा के दूसरा प्रोसेस लोड कर रहा होता है तो पहले प्रोसेस के तमाम इंफॉर्मेशन इस पीसीबी में स्टोर होती है, सो दैट जब प्रीवियस वाला प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए नेक्स्ट उसको प्रोसेसर का टाइम मिलेगा तो वो वहीं से रिज्यूम करे जहां से उसने लीव किया था। ठीक है, प्रोसेस स्टेट डिटरमाइन कर रहे होते हैं हम पीसीबी में कि अभी प्रोसेस का स्टेट क्या है, रनिंग है, वेटिंग एटसेट्रा, जो भी 5 स्टेट या 7 स्टेट मॉडल आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये सारी चीजें मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये हम बहुत टाइम से यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो वो लोग जो कुछ स्टार्ट की क्लासेस नहीं ले सके थे या जो इससे पहले मिस किया था तो उनके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में हमने पढ़ी हैं। प्रोग्राम काउंटर लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर कि हमारे प्रोग्राम में अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है उसके एड्रेस को लोड करेगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। सीपीयू रजिस्टर्स होंगे हमारे पास जहाँ पे तमाम प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स स्टोर होंगे, प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी रजिस्टर जहाँ पे वो वैल्यूज लोकली स्टोर कर रहा होगा वो सारे सीपीयू रजिस्टर्स होंगे। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रायोरिटीज, स्केड्यूलिंग, क्यू पॉइंटर्स, ये हमारी स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में आएगा कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज किस बेसिस पे हमने सेट करनी है। स्केड्यूलिंग की जो हमने क्यूज बनाई है, ब्लॉक क्यू कौन सी होगी, सस्पेंडेड क्यू क्या होगी, वो सारी उनकी पॉइंटर्स को कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेमोरी में किस एरिया पे है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगी। मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को मेमोरी का कौन सा एरिया एलोकेट हुआ है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सीपीयू यूज कितना परसेंट सीपीयू यूज हो चुका है, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है, क्लॉक टाइम का लैप्स टाइम कितना है, टाइम लिमिट्स कितनी है, हमने हर प्रोसेस को कितना टाइम दिया है, कितने ड्यूरेशन के बाद वो प्रोसेस प्रोसेसर को छोड़ देगा, तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आती हैं। IO status information, IO devices allocated to process, list of
ओपन फाइल्स। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन के अंदर तमाम डिवाइसेस जो इस प्रोसेस ने यूज किए हैं, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, तो उसमें हर प्रोसेस से रिलेटेड उसकी आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। सीपीयू कैसे स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, लेट अज्यूम वी हैव प्रोसेस P0, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हुआ, इसमें कोई इंटरप्ट आ गया या कोई सिस्टम कॉल जनरेट किया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो प्रोसेसेस के बीच में जो सेंट्रल लेयर है वो काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेट सपोज प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी इंटरप्ट आया या कोई सिस्टम कॉल आई। लेट सपोज इसको किस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, या इसमें कोई एरर आ गया, या इसका टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। सो हम कह रहे हैं इसकी वजह से इंटरप्शन आ गई। इंटरप्शन मींस इस जो नॉर्मल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर की पे जब वो ब्लॉक हो जाती है, तो हम उसको कह रहे हैं कि दैट इज एन इंटरप्ट। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, एक इंटरप्ट आया। जैसे इंटरप्ट आया, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस का जहां तक ये एग्जीक्यूट हो चुका था, इसका पूरा स्टेट पीसीबी के जीरो, यानी कि प्रोसेस जीरो है तो इसका एक अपना पीसीबी होगा। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। सेव स्टेट इनटू पीसीबी जीरो। आपका प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोसेस का जितना भी स्टेट है वो इसके प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक में सेव कर देगा। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट ये करेगा कि हमारे पास रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी1। अच्छा, इस टाइम पे हमारा प्रोसेसर आइडल कंडीशन में रहेगा, क्योंकि एक प्रोसेस को हटा रहा है और दूसरे प्रोसेस को लोड कर रहा है। सो दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम। तो उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे प्रोसेसर आइडल स्टेट पे है, और उसको हम डिस्पैच लेटेंसी भी कह रहे होते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें। डिस्पैच लेटेंसी मीन जितनी देर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस डिस्पैच कर रहा है, तो जितना टाइम उसको लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी। कोशिश ये होती है कि ये टाइम कम से कम हो, ताकि प्रोसेसर कम से कम टाइम पे आइडल स्टेट पे रहे। लेकिन जब जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम तक प्रोसेसर को आइडल स्टेट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखें हमारे पास P0 भी आइडल स्टेट पे और अभी P1 भी आइडल स्टेट में है। जब तक P1, अब ये जो प्रोसेस P1 है इसका अपना पीसीबी है पीसीबी1, इसमें से सारा डाटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीलोड करेगा कि प्रोसेस P1 ने लास्ट टाइम जहां छोड़ा था वहीं से उसके कंटेंट्स उठाएगा और फिर वहां से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो अब हमारे पास प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। जहां यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसमें क्या आया, अब प्रोसेस P1 में इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आ गया। अगेन क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, या तो इस प्रोसेस में कोई एरर आया, या कोई भी सिस्टम कॉल जनरेट हो, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी कि टर्मिनेट हो गया प्रोसेस। अगर इनपुट आउटपुट के लिए गया है तो भी एक इंटरप्ट कॉल होगा। तो कोई भी सिनेरियो होता है जिसकी वजह से उस प्रोसेस को प्रोसेसर को छोड़ना पड़ता है, तो उसको हम इंटरप्ट या सिस्टम कॉल कह रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस P1 ने एक इंटरप्ट जनरेट की कि आई एम लीविंग द प्रोसेसर नाउ, तो उसका स्टेट पीसीबी1 में दोबारा से अपडेट हो रहा है। मीनवाइल अब प्रोसेसर फिर आइडल स्टेट में, और क्या कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसीबी जीरो का जो भी स्टेट था जहां पे इसने यहाँ छोड़ा था, इसी को दोबारा से रीलोड करेगा और इस प्रोसेस को यहीं से एग्जीक्यूट करेगा जहां से इसने छोड़ा था। और वो तमाम कंटेंट इसके पास कहां से आएंगे, पीसीबी से, हर प्रोसेस के अपने प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सॉरी। जी, यहाँ तक कोई सवाल? जी स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी है यहाँ तक? जी मुजम्मिल, क्या समझ नहीं आया? फिर मैं वही पॉइंट से फिर एक्सप्लेन करूं। अच्छा देखो, इंटरप्शन कैन बी एनीथिंग। इंटरप्ट हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन जब भी रुकेगी, दैट इज एन इंटरप्ट। अब वो जब भी रुकना कैन बी एनीथिंग। अब एक प्रोसेस प्रोसेसर को किन किन वजूहात पे छोड़ सकता है। फर्स्ट सिनेरियो कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर तो वो टर्मिनेट हो गया तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी टर्मिनेट की।
ठीक है, इसमें लिखा है या तो इंटरप्ट जनरेट होगा या सिस्टम कॉल जनरेट होगी। सो अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होते वक्त कोई सिस्टम कॉल भेज रहा है या कोई इनपुट आउटपुट इवेंट भेज रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि वो एक सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है। तो जब भी कोई प्रोसेस प्रोसेसर को छोड़ रहा होता है तो उसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो गई, एग्जिट स्टेट पे गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट वेट के लिए गया है, किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के वेट कर रहा है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये होता है कि आपके पास वो प्रोसेसर का जो टाइम उसको गिवन था कि हर प्रोसेस प्रोसेसर पे 3 सेकंड या 5 सेकंड रन होंगे, अगर वो 5 सेकंड की टाइम लिमिट उस प्रोसेस को मिल गई है तो फिर उस प्रोसेस को प्रोसेसर को लीव करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया जनरेट होगा तो उसकी बेसिस पे वो प्रोसेस को प्रोसेसर छोड़ना पड़ेगा और उसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस वहां से प्रोसेस को छोड़ देगा प्रोसेसर को, और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसका स्टेट पीसीबी में स्टोर कर देगा, कैप्चर कर देगा, सो दैट ताकि जब ये प्रोसेस नेक्स्ट टाइम आए तो वो वहीं से रिज्यूम हो। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को आपका प्रोसेसर सिलेक्ट करेगा, प्रोसेसर का टाइम देगा और उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले उसका पीसीबी को लोड करेगा कि उसका उससे प्रीवियस उसका स्टेट क्या था, ताकि वो प्रोसेस वहीं से रिज्यूम हो। जी क्लियर हो गया मुजम्मिल? ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ठीक है। थ्रेड्स क्या होती हैं? So far process as a single thread of execution। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, व्हाइट बोर्ड टेक्स्ट। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा, राइट डाउन किया void main। ठीक है, इस मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 10, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने एक को प्रिंट करवा दिया। मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, मैं अब ठीक है? यस मैम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट, एक प्रोग्राम राइट डाउन कर रही हूँ जिसमें मेन मेथड है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट करवाया, फिर मैंने लेट सपोज एक मेथड कॉल किया। इसमें यही वेरिएबल मैंने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इफ की कंडीशन लगा दी कि जो लोकल वेरिएबल यहाँ पास हो रहा है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दो, इवन। ठीक है, एल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ओके सो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट डाउन किया। इसमें हम देखेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, फ्लो कैसे वर्क करेगा, हमें एंट्री पॉइंट कहाँ से मिलेगा, हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा मेन से। मेन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, मेन से एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टेटमेंट को प्रिंट किया। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ्लो देखना चाहूँ, सो हाउ विल दिस एग्जीक्यूट, मेन से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास फंक्शन कॉल होगा, ये जो मेथड है इवन और नॉट, और यहाँ से मेरा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन पे, यहाँ पे। फिर इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी,
इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या ये जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ये वापस कहाँ बैक करेगा, वहां से जहां से कॉल हुआ था यहाँ पे। फिर इफ की कंडीशन मिली, इफ की कंडीशन के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा अगर ट्रू होगी, अगर प्रिंट नहीं हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और बाहर हो जाएगा। तो अगर हम इस फ्लो को देखें तो यहाँ पे ये एक ही थ्रेड मेंटेन हो रहा है, मतलब मेरी सीक्वेंस यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुई। सो दैट इज अ सिंगल थ्रेड प्रोग्राम। सिंगल थ्रेड प्रोग्राम मीन थ्रेड को हम ये कह रहे हैं कि जैसे धागा, थ्रेड के वैसे उर्दू में माइनिंग धागे के होते हैं। तो ये धागा हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो चलती जा रही है, कहीं पे डिपेंडेंसी नहीं है। और जहां मेथड कॉल हुआ वहां पे भी मेथड कॉल होने पर इसने मेरा फ्लो को तो ब्रेक किया, सीक्वेंस को ब्रेक किया, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इवन और नॉट के बाद ये कहां चला गया, इस मेथड कॉल पे चला गया। सीक्वेंस ब्रेक हो गई बट प्रोग्राम इज इन कंडीशन, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये वेट कर रहा है। सो दैट इज सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन, ये सिंगल थ्रेड प्रोग्राम जिसमें एक ही थ्रेड विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉइंट, कहीं पे रुके बगैर ये धागा उसी तरीके से चला जा रहा है। और जहां से ये मेथड की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद ये वापस आया और उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो ये थ्रेड मेरा कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। सो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल थ्रेड प्रोग्राम। यही चीज हमारी स्लाइड पे भी मेंशन हो रही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कहां गया, so far process has a single thread of execution. Consider having multiple program counters per process, multiple location can execute at once. Multiple threads of control कब होगा, multiple thread of control तब होगा, जरा मुझे बताएं मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल कब होगा। एक तो मैंने आपको ये सीक्वेंस दी ना जिसमें थ्रेड कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, अब मुझे बताएं कि कहीं कोई ऐसा सिनेरियो जहां पे आपको लगता हो कि आपका प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है। जी क्लास, सोचें जरा कोई ऐसा सिनेरियो। इफ एल्स की कंडीशन में ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, इफ या एल्स में कहीं एक जा रहा है नहीं। यूजली अगर मैं इसी सेम प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, void main नहीं, स्विच केसेस पे भी फ्लो तो मेंटेन हो रही होगी ना, थ्रेड तो एक ही चल रहा होगा। लेट सपोज मैं कह रही हूं इंट a इज इक्वल टू ये देखें, अब ये मेरे पास मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन होगी। मल्टी थ्रेड किस तरीके से, अब देखें अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद इट विल वेट यूजर टू इनपुट। सो मेरे पास मेन से एंट्री पॉइंट मिला, यूजर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यूजर से इनपुट लिया। अब यूजर से इनपुट लेने पे मेरी थ्रेड यहाँ पे एंड हो गई। अब कंट्रोल कहाँ चला गया मेरे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। नाउ माय प्रोग्राम विल वेट फॉर द यूजर टू एंटर अ नंबर। जब तक यूजर नंबर एंटर नहीं करेगा मेरी थ्रेड वहां से क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। ये थ्रेड अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं चल रही। ठीक है, अब क्या होगा, और ये अब इवन और नॉट भी नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इवन और नॉट मेथड इज टेकिंग वेरिएबल a एज एन आर्गुमेंट, एंड वेरिएबल a में वैल्यू अभी तक यूजर ने दी नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज क्या हो गया, हम मेरे पास डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ a। जब तक यूजर a में वैल्यू इनपुट नहीं करेगा इवन और नॉट में a पास नहीं हो सकता। जब तक इवन और ऑड में a पास नहीं होगा जब तक हमारे पास इवन और ऑड वाला मेथड जो है वो कॉल भी नहीं होगा। लाइक यही वाला मेथड है मेरे पास, void इवन और नॉट, वही सेम प्रोसेस है, बस मैंने इसमें एक चेंज कर दिया कि मैं उसकी वैल्यू हार्ड कोड करने के बजाय मैं यूजर से इनपुट। तो अब मेरा ये थ्रेड यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इस कंडीशन पे कहीं भी मेरा थ्रेड डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। अगर वो जंप भी कर रहा था तो मेथड में एग्जीक्यूट होने के बाद वो दोबारा वापस वहीं आया जहां से उसने मेथड के लिए गया था।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम में जब भी कोई वेटिंग कंडीशन आती है जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल सीक्वेंस ब्रेक हो जाए, मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम जहां ब्रेक हो जाए, हम कह रहे हैं वहां पे मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है। ठीक है, थ्रेड का टॉपिक हम देखेंगे होपफुली इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि अगर सिंगल प्रोसेसर है तो उसमें थ्रेडेड एनवायरनमेंट क्या होगा, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, और अगर हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर है तो उसमें हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं। मैम जी ये जो आपने भी प्रोग्राम लिखा है मल्टी थ्रेड का, जी तो मल्टी मीन्स देखें ज्यादा है ना, मल्टी थ्रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने बोला कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये सिर्फ एक दफा इनपुट ले रहा है, और जो ये वाला प्रोग्राम था इसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है कि a इज इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे इनपुट ले रहा है सिर्फ एक दफा। अगर तो मल्टीपल टाइम लेगा तो मल्टी थ्रेडिंग में आएगा। अगर तो ये भी नहीं, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट हो रही है। मल्टी थ्रेड इज दैट कि एक प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट वाली एग्जांपल को देखूं, अगर मैं फर्स्ट वाले प्रोग्राम में देखूं तो इस फर्स्ट वाले प्रोग्राम में मेरी एग्जीक्यूशन जो फ्लो हो रहा है प्रोग्राम, वो फ्लो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। एक दफा इनपुट लिया, अगर मैं इस पे फॉर की लूप लगा दूंगी तब भी वो थ्रेड ही मेंटेन करेगा और वो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन ही होगी। अगर मैं यहाँ फॉर की लूप लगा लूं और फॉर की लूप में मैं यूजर से इनपुट लूं तो फिर वो थ्रेड बनेगा मल्टी थ्रेडेड। लेकिन अगर मैं फॉर की लूप में कंसोल डॉट राइट लाइन को प्रिंट करवाती हूँ, जैसे यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10 और मैंने फॉर की लूप लगा दी, तो इस सिचुएशन में भी मेरे पास सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन ही होगी, क्योंकि मेरा जो थ्रेड है, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, वो कहीं रुका नहीं, वो चले जा रहा है, वही थ्रेड चल रहा है, कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं आई। ओके मैम। ठीक है, तो थ्रेड वो है कि जब एक प्रोसेस के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर जब मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे होंगे, वो एक ही प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखें, ये थ्रेड यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। अब ये इवन और नॉट का फंक्शन डिपेंडेंट है किस पे? इवन और नॉट का फंक्शन डिपेंडेंट है इस एक ही वैल्यू पे। जब तक यूजर ए पे इनपुट नहीं देगा, ये इवन और नॉट ए वाला मेथड कॉल नहीं हो सकेगा। जब तक ये कॉल नहीं होगा, आगे की ये वाली एग्जीक्यूशन भी जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगी। ये वाली ये सब वेटिंग स्टेट पे रहेंगी। तो जहां पे प्रोग्राम के अंदर डिपेंडेंसी आ जाए, यानी कि आगे बढ़ने से पहले आपको किसी वैल्यू का वेट करना पड़े, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो मल्टी थ्रेड प्रोग्राम है। मींस एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और अगर एक ही फ्लो हो, मतलब वो जो फ्लो है वो ब्रेक हुए बगैर अगर चलते जा रहा है, तो वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है। यूजुअली सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम्स हमारे पास, अगर हम प्रोग्रामिंग में जैसे बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो, वहां पे तो बेसिक प्रोग्राम्स तो हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो हम प्रोग्रामिंग स्कीम यूज कर रहे होते हैं वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स होते हैं, और उन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को फिर हमें देखना पड़ता है कि हम उनको कैसे मैनेज करना है। Must then have storage for thread details, multiple program counters in PC, and हमारे पास जब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम एंड देन थर्ड प्रोग्राम एंड सो ऑन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट, अब हो रही है? एक मिनट, अब हो रही होगी। ये व्हाइट बोर्ड हटा देना फिर आएगी। नहीं वो रिज्यूम, जी अब हो रही है। ठीक है। ठीक है, सो हमारे पास मस्ट देन हैव स्टोरेज फॉर थ्रेड। जब हम थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी हमें थ्रेड्स की डिटेल्स चाहिए होगी। हाउ दिस थ्रेड विल वर्क्स, मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स इन पीसीबी, और फिर पीसीबी में मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स भी हमें लोड करने पड़ेंगे। मतलब एक ही प्रोसेस के जब मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, सब प्रोग्राम, तो उसी एक ही पीसीबी के अंदर, उस प्रोसेस के पीसीबी के अंदर हमें उन सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स का काउंटर भी रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, सेकंड। वो एक ही प्रोग्राम के अंदर जो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं उसको हम थ्रेड्स कह रहे हैं। ठीक है, सो ये थ्रेड का जो चैप्टर है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने इस चैप्टर में इसकी सिर्फ एक स्लाइड मेंशन की है। अभी हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है तो उसमें मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन कैसे चलती है, और अगर हमारे पास मल्टीपल कोर्स है ना सिंगल प्रोसेसर, तो उस पर थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन कैसे चलेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे पास प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स। लिनक्स में प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम लिनक्स में प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास करंट प्रोसेस है,
struct, task, struct, process information और process की सारी information. Now these process can communicate with each other when they will share common memory area. Process आपस में एक दूसरे से communicate कब करेंगे? जब वो एक common memory area को share कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. एक प्रोसेस, सबसे पहले जब हम प्रोसेस क्रिएट कर रहे होते हैं हम प्रोसेस की आईडी डिफाइन करते हैं. किसी भी प्रोसेस को यूनिकली कौन डिफाइन करता है? उसकी आईडी. तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पी आई डी ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस हमने क्या दे दिया? टी अंडर स्कोर पी आई डी, यानी कि हमने इसको प्रोसेस आइडेंटिफायर बनाया जो किसी भी प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है. फिर हमने एक लॉन्ग वेरिएबल लिया और उसका नाम हमने स्टेट बता दिया, जो हमें प्रोसेस का स्टेट बता रहा होगा कि इस प्रोसेस का स्टेट क्या है, अगर रनिंग है, वेटिंग है, रेडी है, न्यू है, क्या स्टेट है. देन हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया अनसाइंड इंट टाइम स्लाइस. टाइम स्लाइस मींस कि हमने स्केड्यूलिंग जो की है तो इसको हर प्रोसेस को हमने कितने ड्यूरेशन का टाइम दिया है. अगर हर प्रोसेस 5 मिलीसेकंड प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. और फिर हमने यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए. जैसे हम सी शार्प में क्लासेस बनाते थे, सी लैंग्वेज में वो काम हम स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं. मीन जब हमें मल्टीपल वेरिएबल्स का डाटा किसी एक इसमें, जैसे अगर मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो सी लैंग्वेज में उसके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी. सी शार्प में हम क्लासेस बनाते थे, सी में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट, टास्क, स्ट्रक्ट, पेरेंट. ठीक है, कि ये जो करंट प्रोसेस हम बना रहे हैं जिसकी टीपीआईडी के अंदर इसकी हम प्रोसेस आईडी देंगे, इसका क्या कोई पेरेंट प्रोसेस है? अगर है तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करो कि वो पेरेंट प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है. जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे पास मल्टी ब्राउजर कॉन्सेप्ट है, तो मल्टी ब्राउजर में मैंने जो अभी टैब ओपन किया है उस टैब का पेरेंट प्रोसेस कौन सा होगा? वो जो मेन वेब ब्राउजर जो क्रोम मैंने ओपन किया है, लेट्स सपोज, तो उसका पेरेंट प्रोसेस क्या होगा? अगर मैं क्रोम की एप्लीकेशन ओपन की है तो पेरेंट प्रोसेस होगा क्रोम. स्ट्रक्ट लिस्ट हेड चिल्ड्रन, उस प्रोसेस का जो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ जिसकी पीआईडी ये वाली है, इसका क्या कोई चाइल्ड प्रोसेस भी है? मतलब क्या ये किसी का चाइल्ड है तो उस पेरेंट की इंफॉर्मेशन, और अगर क्या इसका कोई चाइल्ड है तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन. उसकी जो है लिस्ट, जो हेड, वो जो लिंक लिस्ट है जहाँ पे वो इसके चाइल्ड का जो है, क्योंकि बेसिकली डाटा हमारे पास कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में. अब वो उसका ऑर्डर क्या होता है? या तो एरे की फॉर्म में होगा या किसी लिस्ट की फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस का कोई चाइल्ड प्रोसेस है तो उस चाइल्ड प्रोसेस के कहाँ इसको स्ट्रक्चर डिफाइन करो? उसका हेड का. स्ट्रक्ट फाइल, स्ट्रक्ट फाइल्स, इस प्रोसेस ने कौन कितनी फाइल्स ओपन की हैं? लेट सपोज अगर मैंने एक प्रोसेस ओपन किया, उसमें मेरे पास 3-4 फाइल्स ओपन है नोटपैड की, तो वो एक प्रोसेस ने 3 फाइल्स ओपन की हैं, तो उन तीनों फाइल्स का पॉइंटर, ये स्टैटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंटर को. मींस उन फाइल्स का मेमोरी एड्रेस कि इसने कौन कौन सी फाइल्स अभी ये प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है. एंड एड्रेस स्पेस ऑफ दिस struct मींस इस प्रोसेस का अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस मेमोरी एड्रेस पे. सो ये रिप्रेजेंट मेमोरी. So memory address space of this current address. So ये current हमारे पास executing process ये वाला है जिसमें इसके struct, task, struct की सारी information यहाँ पे आ रही होगी, और यहाँ पे ये next दो processes से भी communicate कर रहा है. इसकी information यहाँ जा रही है, इसकी information यहाँ आ रही है. तो आपस में अगर कोई parent child relationship है तो वो भी process एक दूसरे से share कर रहे होते हैं. ये प्रोसेस आई गेस आप लोग लैब में भी पढ़ेंगे कि प्रोसेस कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोसेस आईडी क्या होती है, और अगर वो प्रोसेस किसी का चाइल्ड प्रोसेस है तो पेरेंट का पॉइंटर कैसे डिफाइन करते हैं. तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. ठीक है, प्रोसेस स्केड्यूलिंग में हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमाइज कर सके हम सीपीयू का यूज, ताकि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए आइडल स्पेस पे ना जाए. क्विकली स्विच प्रोसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग, और हम जल्द से जल्द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकें. प्रोसेस स्केड्यूलर क्या कर रहा होगा? सिलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू. बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में, उनमें से कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर का टाइम देना है वो कौन डिफाइन करेगा? आपका प्रोसेस स्केड्यूलर. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट क्यूज होती है. हमारे पास जॉब क्यू है, हमारे पास रेडी क्यू है, हमारे पास डिवाइस क्यूज है. जॉब क्यू क्या होगा? वो सारे प्रोसेसेस जो सिस्टम में मौजूद है. रेडी क्यू वो सारे प्रोसेस जो मेन मेमोरी में लोड हो चुके हैं, रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट. वो सारे प्रोसेसेस की क्यू कहाँ मेंटेन हो रही है? रेडी क्यू में, जो सारे मेन मेमोरी में स्टोर हो गए. और जॉब क्यू है जो हार्ड ड्राइव में भी पड़े हैं, जो अभी रेडी फॉर रन नहीं भी है, वो सारे के सारे भी आपके पास जॉब क्यू में होंगे. ठीक है, प्रोसेस माइग्रेट्स अमंग द वेरियस
कोई, अच्छा अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाता है कोई भी प्रोसेस, तो वो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसेस माइग्रेट्स अमंग द वेरियस क्यूज, और इन्हीं वेरियस क्यूज के बीच में आपका प्रोसेस जो है माइग्रेट कर रहा होगा। कभी रेडी क्यू में जाएगा, इनपुट आउटपुट आएगा तो डिवाइस क्यू में चला जाएगा, ठीक है। वैसे जॉब क्यू से रेडी क्यू में आएगा, रेडी क्यू से डिवाइस क्यू पे भी जा सकता है, डिवाइस क्यू से फिर रेडी क्यू में आएगा। तो एक प्रोसेस इन डिफरेंट क्यूज के बीच में माइग्रेट कर रहा होता है, ठीक है। ये रेडी क्यू एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यूज, ठीक है। ये हमारे पास ये किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, एक चार्ट है जिसपे हमारे पास रेडी क्यू है, रेडी क्यू का हेड और रेडी क्यू का टेल, ठीक है। हम कह रहे हैं कि रेडी क्यू के हेड पे, मतलब टॉप ऑफ द हेड क्यू में कौन सा हमारे पास है, PCB7। PCB7 मींस प्रोसेस 7 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लोड हुआ है। और इस क्यू के टेल पे कौन सा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 2, मतलब पीसीबी बना हुआ है जिसमें तमाम रजिस्टर्स पीसीबी प्रोसेस 2 के तमाम डिटेल्स इस पीसीबी 2 में स्टोर है, और प्रोसेस 7 की तमाम डिटेल्स इस पीसीबी 7 में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स गिवन है, टेप, मैग्नेटिक डिस्क, टेप, यूनिट। ये क्या है कि हार्ड ड्राइव पे डाटा कहाँ कहाँ पड़ा है, तो हेड पे कहाँ है और टेल पे कहाँ है। ये मैग्नेटिक टेप यूनिट 0, मैग्नेटिक टेप यूनिट 1, यानी कि जो डाटा हार्ड ड्राइव पे पड़ा है वो किस सेक्टर पे पड़ा है। डिस्क पे कौन सा डाटा पड़ा है, हेड पीसीबी 3, टेल पे पीसीबी 6। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होगा कि कौन सा डाटा रेडी क्यू में, कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में पड़े, कौन कौन से डाटा डिवाइस में पड़े, और कौन कौन से डाटा ऐसे प्रोसेस ऐसे हैं जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गए। तो इसके लिए डिफरेंट क्यूज मेंटेन होती हैं, ठीक है। क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंट क्यूज, रिसोर्सेज एंड फ्लोज। देखें ये हमारे पास रेडी क्यू है, रेडी क्यू से प्रोसेसर का टाइम मिला, या तो एग्जिट होगा या तो आईओ रिक्वेस्ट के लिए जाएगा, आईओ रिक्वेस्ट के लिए गया तो इनपुट आउटपुट क्यू के लिए जाएगा। अगर टाइम स्लाइस हुआ है, मतलब हम कह रहे हैं कि हर प्रोसेस 5-5 सेकंड तक प्रोसेसर पे रन हो और उसके बाद छोड़ दे, तो फिर वो टाइम स्लाइस की बेसिस पे दोबारा से रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर वो प्रोसेस वेटिंग फॉर अनदर प्रोसेस टू बी क्रिएट, फॉर का चाइल्ड, मतलब मैंने एक प्रोसेस रन किया, प्रोसेस रन होते वक्त उसका एक चाइल्ड प्रोसेस भी है, वो जब चाइल्ड प्रोसेस रन होगा तो वो वेट पे चला जाएगा पेरेंट प्रोसेस, और चाइल्ड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, क्योंकि पेरेंट ने चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया है, क्रिएट किया है। और फिर अगर कोई इंटरप्ट आ जाता है, प्रोसेस रन हो रहा था, रन होते वक्त अगर उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरप्ट अगर होगा, उसके बाद वो दोबारा रेडी स्टेट पे जाएगा। जी यहाँ तक क्लियर है? जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ओके, वी हैव डिफरेंट स्केड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। इसकी डेफिनेशन एक दफा देख लें, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। बस इसके बाद एक सेशन और है। जी अवेश, कोई क्वेश्चन है? होपफुली इंशाल्लाह 3 नहीं तो 3:15 तक। अच्छा, ओवेस का क्वेश्चन है कि जो यूजर इनपुट लेने गया है प्रोसेसर इनपुट आउटपुट स्टेट में, तो ऐसे तो आइडल कंडीशन क्रिएट हो रही। हाँ, तो उसी आइडलनेस को खत्म करने के लिए हम कह रहे हैं कि जब एक सिंगल प्रोसेस किसी वेट के लिए गया है, तो उसी प्रोसेस की जो नेक्स्ट थ्रेड है इट शुड बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हम अपने एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट थ्रेड्स में ब्रेक कर दें कि अगर एक प्रोसेस के अंदर जो एक उसका सब प्रोसेस है वो अगर एक इनपुट आउटपुट के लिए गया है, तो पूरा प्रोसेसर वो प्रोसेस आइडल स्टेट में ना रहे, जो नेक्स्ट थ्रेड है दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड। सो हमारे पास कंकरेंसी मेंटेन हो सके। वो जो थ्रेड्स हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, वो जो मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं जो कि ब्रेक कर रहे हैं हमारे फ्लो को, वो 1 by 1 जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके, सो दैट